हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज हम देखने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बहुत ही आसान शब्दों में। आइए आज हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जैसा जो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो एक आपका पार्ट आता है, वो कितने आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है। हमेशा से कई लोग बायोटेक्नोलॉजी, इसके प्रोसेस और इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने में सभी को डर लगता है, डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत टफ है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन आइए हम इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं और हर एक पॉइंट कवर करते हैं, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ये NCERT का चैप्टर नंबर 11 है। आप चाहें तो वहाँ पर हमारे साथ साथ अपने बुक में अगर आपको कुछ पॉइंट आपको डाउट लगता है तो आप अपनी बुक के उस पॉइंट को हमारे साथ मैच करके देख सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में बायोटेक्नोलॉजी को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रेप्लिकेशन। व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से एक डॉटर डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। यानी जब एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए का बनना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी रेप्लिकेशन। तो अब आप नाम से ही समझ सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ऐसी जगह जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं कि हमारी NCERT के पॉइंट्स क्या कहते हैं इस बारे में। इन अ क्रोमोसोम देयर इज़ अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी हर एक DNA में ये एक स्पेसिफिक DNA कोड्स होते हैं। एक जो DNA होता है, हर एक DNA में वो स्पेसिफिक बेस के सीक्वेंस होते हैं, कोड्स होते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और हम इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये किस चीज़ के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं? ये हमारे रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा पॉइंट NCERT का हमारा कहता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम जब भी पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी किस चीज़ से डील करती है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स पढ़ते हैं जहाँ पे बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनसे जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके, उनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जान सकते हैं, हम और नई नई तरीक़ों के नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं। यानी बायो प्लस टेक्नोलॉजी यानी जीवित चीज़ों के प्रोडक्ट्स पे या उन पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई नए प्रोडक्ट बनाना या कोई नई चीज़ बनाना। तो इसके लिए हमें क्या होता है? एलियन पीस ऑफ DNA, यानी कोई ऐसा पीस, कोई ऐसा डिज़ायरेबल DNA जिसका हमें रेप्लिकेशन कराना है। तो उसके लिए क्या होता है, क्या ज़रूरी है कि उसे एक ऐसे DNA का पार्ट होना ज़रूरी है जिसमें रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन हो। क्योंकि अगर हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है, डिज़ायरेबल एलियन DNA का पीस है, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है क्योंकि हमें एक नया प्रोडक्ट तैयार करना है, अगर वो किसी ऐसे DNA का पार्ट ही नहीं होगा जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाए, तो उसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी एलियन DNA को इंसर्ट कराने में, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस एलियन जो DNA है, जो हम बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो किसी ऐसे DNA का पार्ट हो जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाए। आगे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिस्ट्रिक्शन यानी ये किसी चीज़ को रोकते हैं, और एंजाइम्स यानी ऐसे एंजाइम्स जो किसी चीज़ को रोकें, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन करें, दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आइए देखते हैं NCERT हमारे इस बारे में क्या कहती है। इन
1963, I am repeating, in 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage. अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी ऐसे वायरस जिनकी ज़िंदगी किस पर निर्भर होती है? बैक्टीरिया पे। इसीलिए हम क्या कहते हैं उन्हें? बैक्टीरियोफेज। आइए फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। In 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease. यानी 1963 में क्या हुआ था? ऐसे एंजाइम खोजे गए थे, दो ऐसे एंजाइम्स का पता चला था जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। जो क्या कर रहे थे? हमारे बैक्टीरियोफेजेस की ग्रोथ को रोक रहे थे। और उन्होंने किस तरह रोका इसकी ग्रोथ को? एक एंजाइम ने क्या किया, उसने जो बैक्टीरियोफेज था उसके डीएनए में क्या किया? मेथाइल ग्रुप को ऐड करा दिया। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ओरिजिनल डीएनए होता है उसमें अगर कोई नई चीज़ ऐड कराई जाए या कोई नया कोडॉन या कोई नया बेस ऐड कराया जाए या वहाँ से कुछ हट जाए, तो आपको पता होगा कि हम इसे म्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या किया है, इस एक एंजाइम ने क्या किया कि वहाँ पर उसके बैक्टीरियोफेज के डीएनए में एक मेथाइल ग्रुप को ऐड करा दिया। तो जब कुछ उसके डीएनए के कंस्ट्रक्शन में चेंज हो गया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो बैक्टीरियोफेज ने क्या किया? काम करना बंद कर दिया। और दूसरे एंजाइम ने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ही स्पेसिफिक जगह से कट कर दिया। तो जिस एंजाइम ने उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट किया था, हमने उसे क्या नाम दिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने उसे नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी 1963 में दो ऐसे एंजाइम खोजे गए जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए ये काम आए, जिसमें से पहले ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था उसमें मिथाइल ग्रुप आपका क्या होता है? CH3 ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप को ऐड कराया। और दूसरे ने क्या किया? उसके डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काट दिया। तो ऐसा एंजाइम जिसने उसके डीएनए को काटा था, हमने उसको क्या नाम दिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।